नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 अपनी समाप्ति की ओर है और वर्ष 2023 आपके जीवन में नई खुशियां, नई रोशनी, नया सवेरा लेकर आने वाला है। सबसे पहले आप सभी को आने वाले नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। आप भी ये जानने को बेचैन होंगे कि ग्रह गोचर के अनुसार नया वर्ष आपके जीवन में क्या क्या सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो देखिए, ये समय बीते समय की घटनाओं, लाभों और हानियों की एनालिसिस करने वाला है और नए उत्साह के साथ नूतन वर्ष 2022 में प्रवेश करने का है। तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि पिछले वर्ष में आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई थीं और क्यों आई थी। उसके बाद चर्चा करेंगे 2022 के पहले 3 माह जनवरी, फरवरी और मार्च आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहे हैं। कब कब बनेंगे धन के योग, कब बनेगा विवाह और संतान प्राप्ति का योग, नौकरी का योग कब बनेगा, प्रॉपर्टी वाहन खरीदने का योग कब बनेगा और कब कब ग्रह गोचर इस तरह के होंगे जब आपको नौकरी या रोजगार का योग बने, कब भाग आपका साथ देगा और कौन सा वो समय होगा जब आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बीते वर्ष 2022 पर चर्चा करूंगा, फिर चर्चा करेंगे 2023 के प्रारंभिक 3 महीनों जनवरी, फरवरी और मार्च के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। 2022 में कुछ कालखंड ऐसे थे जिसमें आपको ग्रहों के गोचर के कारण विशेष परेशानी झेलनी पड़ी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के गोचर के बारे में। 16 जुलाई 16 जुलाई से 17 अगस्त इस टाइम पीरियड में सूर्य का गोचर कर्क राशि में था और शनि का गोचर मकर राशि में। शनि और सूर्य दोनों एक दूसरे के आमने सामने। ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य को एक दूसरे का शत्रु माना जाता है। शत्रु की दृष्टि पड़ने से सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। शनि की दृष्टि पड़ने से जब सूर्य पीड़ित हुए तो चूंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, जब राजा ही पीड़ित हो तो क्या हुआ होगा। सूर्य पिता के कारक, तो पिता को कष्ट। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक, वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। साथ ही साथ अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे थे, तो वहाँ भी स्थिति आपके प्रतिकूल रही होंगी। कार्यक्षेत्र में वर्कलोड बढ़ा होगा, अधिकारियों सहयोगियों का सहयोग नहीं मिला होगा और चूंकि शनि कर्म के कारक हैं, कर्म क्षेत्र के कारक हैं, अगर आपके पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, वेतन वृद्धि संबंधित कोई मामला था, उसमें भी रुकावट आई होगी। आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों से था, वो काम नहीं बना होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में बाधाएं आई होंगी और साथ ही साथ आप नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोगों से, हार्ट प्रॉब्लम्स, पाचन तंत्र संबंधी रोग, सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो हमेशा हार्ट प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं और पाचन तंत्र संबंधी रोगों को जन्म देते हैं। साथ ही आपके आत्मविश्वास में कमी आई होगी। लगातार तनाव रहने के कारण आप माइग्रेन के भी शिकार हुए होंगे। जहाँ तक शनि की बात है, अब शनि पहले से ही वक्री चल रहे थे।
सूर्य की दृष्टि पड़ने से और भी पीड़ित हो गए। शनि कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, दशम और एकादश भाव के कारक होते हैं शनि। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा। कार्यों की गति धीमी हुई, कार्यों में रुकावट आई, आपके मन में उत्साह की कमी आई, और सबसे बड़ी बात कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से गुजरे होंगे। आर्थिक संकट भी आपने झेला होगा। शनि जन्य रोग, घुटनों के रोग, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में पीड़ा, वायु विकार, एनीमिया, पीलिया, इन सब बीमारियों से भी आप परेशान हुए होंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना 2022 की रही वो है शनि का राशि परिवर्तन। 29 अप्रैल को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया और मकर राशि से राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर किया। कुंभ राशि में ही शनिदेव वक्री हुए और वक्री अवस्था में ही 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके पुनः मकर राशि में आ गए। अब एक ऐसा ग्रह जो कि 2.5 वर्षों में राशि परिवर्तन करता है, अगर वही ग्रह 2.5 महीने में 2 बार राशि परिवर्तन कर ले तो स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिली होगी। व्यापार व्यवसाय के मामलों में, रियल एस्टेट के मामलों में, और साथ ही साथ वो जातक जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, जैसे धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, वो इससे विशेष प्रभावित हुए होंगे। और व्यापार व्यवसाय में मंदी आई होगी, कार्य क्षेत्र में कार्यों की गति धीमी हुई होगी, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को तो मिला ही होगा, धन का संकट भी आपके लिए रहा होगा। तीसरा जो कालखंड जिसमें आपको सर्वाधिक कष्ट मिला होगा वो है 27 जून से लेकर के और 10 अगस्त। मंगल का गोचर था मेष राशि में और मेष राशि में ही राहु का भी गोचर था। मंगल और राहु का अंगारक योग बना। अंगारक योग क्या होता है? अंगारक वो योग होता है जो सब कुछ जला करके राख कर देने वाला योग होता है। इस योग के बनने से अचानक से आपके मन में बहुत अधिक क्रोध आया होगा। चूँकि राहु साथ हैं, राहु भ्रम पैदा करते हैं, राहु अविश्वास पैदा करते हैं, राहु अनजाना सा भय पैदा करते हैं, तो और राहु किसी भी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, एक्सट्रीम को शो करते हैं। तो आपका क्रोध जो है इतना अधिक बढ़ गया होगा कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होगा। क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घट गई होगी जिसके कारण आपका काम तो बिगड़ ही गया होगा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। अत्यधिक मानसिक तनाव और आर्थिक संकट की स्थिति से गुजरे होंगे। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा। अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते आप परेशान हो गए होंगे। बने बनाए आपके प्लान बिगड़ गए होंगे। मित्रों से, सहयोगियों से, जीवन साथी से, बिजनेस पार्टनर से, पड़ोसियों से बिला वजह के तनाव की स्थितियां पैदा हुई होंगी, जिसके लिए बाद में आपको पछताना भी पड़ा होगा। और माता पिता के स्वास्थ्य में भी कमी देखने को मिली होगी। हो सकता है कि इस गोचर काल में
आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। और इसके अलावा 2022 में दो दो सूर्य ग्रहण घटित हुए, 30 अप्रैल और 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण हुआ, और साथ ही साथ 16 मई को और 8 नवंबर को 2 बार चंद्र ग्रहण हुआ। जब सूर्य पीड़ित, चंद्रमा पीड़ित, तो स्वाभाविक है कि आपको पीड़ा मिली होगी। अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हुआ होगा। लेकिन वो जातक जिनकी जीवन में शनि की, मंगल की, राहु की या फिर सूर्य के महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके जीवन में इनमें से कुछ न कुछ घटनाएं अवश्य घटित हुई होंगी। और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए बात करते हैं 2023 के बारे में। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध, और बुध का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है। 7 फरवरी तक बुध सप्तम भाव में गोचर करेंगे। 7 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम भाव में आ जाएंगे, और इसके बाद 27 फरवरी को राशि परिवर्तन करके बुध नवम भाव में और 16 मार्च को दशम भाव में आ जाएंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य वर्तमान में जनवरी में 14 जनवरी तक सप्तम भाव में रहेंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा। 14 फरवरी को सूर्य अष्टम में आ जाएंगे और 13 फरवरी को भाग्य भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करके 15 मार्च को दशम भाव में आ जाएंगे। देवगुरु दशम भाव में ही गोचर करेंगे, केतु पंचम भाव में और राहु लाभ के भाव में। मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 13 मार्च को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। 13 मार्च तक मंगल लग्न भाव में ही रहेंगे। जहाँ तक शनि की बात है, शनि अष्टम भाव में है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और इसके बाद 17 जनवरी को शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र अष्टम में गोचर कर रहे हैं और 22 जनवरी को नवम भाव में आ जाएंगे, 15 फरवरी को दशम भाव में और 12 मार्च को लाभ के भाव में आएंगे। ये हैं ग्रह स्थितियाँ। अब इसी के आधार पर एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं बुध। धन के योगों की बात करें तो जब लग्न के स्वामी का संबंध धन के कारक गुरु या शुक्र से बनता है तो धन की प्राप्ति होती है। जब बुध का संबंध शनि से बनता है तब धन की प्राप्ति होती है। और गुरु और शुक्र का जब संबंध बनता है या राहु और शुक्र का जब संबंध बनता है तो धन की प्राप्ति होती है। ये तो बनेंगे धन के योग। तो कब कब बनेंगे आप ये समझें। जो सबसे बड़ा धन योग बनेगा वो बनेगा 12 मार्च को। 12 मार्च को जब राहु गोचर करेंगे लाभ के भाव में और शुक्र के साथ युति बनेगी। शुक्र गोचर करेंगे, राहु तो यहाँ पर पहले से ही हैं, राहु और शुक्र की युति बनेगी। ये प्रबल धनदायक होगी क्योंकि राहु जो हैं वो अचानक से धन की प्राप्ति करा देते हैं। शुक्र का गोचर 15 फरवरी को दशम भाव में होगा और यहाँ पर गुरु पहले से ही गोचर कर रहे हैं। गुरु और शुक्र की जो युति होती है, अगर किसी जातक की कुंडली में, जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे जीवन भर धन की कमी नहीं होती है। ये लगभग 25 दिन के लिए ये योग बनेगा। 15 फरवरी से गुरु और शुक्र का योग बनेगा और यहाँ जो धन मिलेगा ये आपको कला के क्षेत्र से मिलेगा। आपको
आप जो कला से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी, या फिर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या काउंसलर हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, या फिर आप लीगल एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, तो आपको इन सब क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होगी। बुध यहाँ पर 16 मार्च को गोचर करेंगे और यहाँ बुध और गुरु की युति बनेगी 16 मार्च से और 31 मार्च तक। तो इस तरह से एक समझा जाए कि आप 12 मार्च से और 16 मार्च दो दो योग बन रहे हैं, तो 12 मार्च से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे, राहु के द्वारा भी, शुक्र के द्वारा भी, और गुरु और बुध, ये चारों ही ग्रह आपको धन प्रदान करेंगे। बशर्त ये है कि आपके जन्म कुंडली में इनमें से कौन सा ग्रह मजबूत स्थिति में है, या फिर किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको धन कहाँ से प्राप्त होगा। लेकिन योग जो बनेगा ये 12 मार्च से और 31 मार्च तक रहेगा, और दूसरा जो योग है वो 15 फरवरी से बनेगा। एक और महत्वपूर्ण योग बनेगा 17 जनवरी तक। 17 जनवरी तक, जनवरी की शुरुआत से लेकर के और 17 जनवरी तक, जब शनि और शुक्र की युति बनेगी कुंडली के अष्टम भाव में। शनि और शुक्र परम मित्र हैं, और जब शनि और शुक्र की युति बनती है तो शनि शुक्र के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर शनि अष्टम भाव में है, विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। ऐसा पैसा जो बिना किसी प्रयास के आपको मिल जाए, लॉटरी से, शेयर से, या फिर कोई पैतृक संपत्ति, वसीयत या विरासत से धन मिल जाए आपको, लॉटरी से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, बीमा के क्षेत्र से कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो जाए, या फिर ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो जाए, ये योग बनेगा 17 जनवरी तक। और चूंकि शनि रियल एस्टेट के कारक हैं, अगर आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा 1 जनवरी से और 17 जनवरी तक। राहु भी जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उस ग्रह के बल को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो 12 मार्च से जो राहु के साथ शुक्र की युति बनेगी वो प्रबल धनदायक होगी आपके लिए। विवाह और संतान की बात करें तो विवाह के कारक हैं गुरु, विवाह के कारक हैं शुक्र, संतान के कारक हैं देवगुरु। जब सप्तम भाव के स्वामी कौन है यहाँ पर? देवगुरु बृहस्पति। सप्तम भाव के स्वामी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं दशम भाव में, और गुरु की दृष्टि पड़ रही है सुख के भाव पर। तो विवाह का योग तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च और तीनों ही महीनों में बनेगा, लेकिन जो विवाह का विशेष योग बनेगा वह बनेगा 15 फरवरी के बाद। जब 15 फरवरी को शुक्र भी आ जाएंगे दशम में और शुक्र की दृष्टि भी पड़ेगी सुख के भाव पर, तो 15 फरवरी के बाद से आपके विवाह का विशेष योग बनेगा, और ये 15 फरवरी से 31 मार्च तक बना रहेगा, क्योंकि शुक्र 12 मार्च को लाभ के भाव में चले जाएंगे और लाभ के भाव में आपको हर तरह का लाभ देंगे, और विवाह भी, संतान भी लाभ ही है। जहाँ तक संतान की बात है तो संतान का भी योग जनवरी, फरवरी, मार्च में है। विशेष योग 12 मार्च के बाद बनेगा। शुक्र जब 11वें भाव में होंगे और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, और शुक्र पंचम के स्वामी भी हैं, तो 12 मार्च के साथ बाद संतान प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। अब अगर आपको संतान प्राप्ति के लिए कोई समस्या आ रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप शुक्र का उपाय करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें, घर को साफ सुथरा रखें, और शुक्रवार के दिन कन्याओं को भोजन कराएं, श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें, और आप स्वयं भी
श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें, श्वेत रंग के ही वस्त्र धारण करें, माता लक्ष्मी की उपासना करें तो संतान की भी प्राप्ति आपको होगी। और अगर देवगुरु की उपासना करते हैं, गुरुवार का व्रत रखते हैं, तो भी आपके विवाह के मार्ग में या संतान के प्राप्ति के मार्ग में किसी तरह की कोई अगर बाधा आ रही है, वो बाधा भी दूर होगी। नौकरी की बात करें तो नौकरी के कारक होते हैं सूर्य और बुध, गुरु और मंगल। सूर्य और बुध का गोचर सप्तम में है। सूर्य की दृष्टि और बुध की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। बुध लग्न भाव के स्वामी होकर के सप्तम में सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे 14 जनवरी तक। तो 14 जनवरी तक सरकारी नौकरी प्राप्त करने का प्रबल योग बनेगा। साथ ही साथ IAS IPS सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके लिए बहुत अच्छा योग रहेगा, क्योंकि नौकरी के भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल विदेश भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य बुध की बुधादित्य राजयोग बन रहा है। विदेश में आपको जॉब मिल सकती है, किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको नौकरी मिल सकती है। सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी हैं तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे। इसके बाद सूर्य और बुध की युति बनेगी मार्च के महीने में। 15 मार्च को सूर्य दशम भाव में होंगे, बुध 16 मार्च को दशम में आ जाएंगे। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। यहाँ भी आपके लिए सरकारी नौकरी के रास्ते खुलेंगे। साथ ही साथ अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो सूर्य और बुध का गोचर दशम भाव में आपके लिए पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन देने वाला होगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको मिल सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है। कार्य क्षेत्र में सफलता के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे 15 मार्च के बाद। और जहाँ तक मंगल की बात है, अगर आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या फॉरेन जाकर के जॉब करना चाहते हैं तो मंगल का गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा 13 मार्च तक। 13 मार्च तक मंगल विदेश भाव में गोचर करेंगे तो आपको मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश में भी जॉब मिल सकता है। और चूँकि मंगल लाभ के भाव के स्वामी हैं तो लाभ प्रदान करेंगे। अब चूँकि सरकारी नौकरी मिलना या प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलना ये भी एक लाभ ही है। मंगल लाभ के भाव के भी स्वामी हैं और नौकरी के भाव के भी स्वामी हैं। और मंगल के प्रभाव से आपको किन क्षेत्रों में जॉब मिलता है? सैन्य क्षेत्र में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, पुलिस विभाग में, पैरामेडिकल क्षेत्रों में जैसे कि BSF, CRPF, ITBP, असम राइफल्स, इन सब क्षेत्रों में। तो यहाँ पर आपके लिए 13 मार्च तक का जो समय है सैन्य क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने का भी योग बनेगा। व्यापारियों की बात करें तो आपके लग्न के स्वामी ही बुध हैं। अगर आपकी मिथुन राशि है और आप व्यापार करते हैं 7 फरवरी तक का समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि बुध का गोचर 7 फरवरी तक, जनवरी और 7 फरवरी सप्तम भाव में ही रहेगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है और यहाँ पर बुध लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपको व्यापार से लाभ होगा, व्यापार में उन्नति भी होगी। इसके अलावा अगर आप शनि से संबंधित क्षेत्रों में व्यापार करते हैं, जैसे कि आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, आप कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ काम, बागवानी का काम है, गार्डनिंग का काम है, या आप स्टोन क्रशर का काम करते हैं, इस तरह का काम अगर आप करते हैं तो शनि आपके लिए 17 जनवरी को भाग्य भाव में चले जाएंगे। और 17 जनवरी से अगर आप शनि से रिलेटेड काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल गैस का काम करते हैं, या आप बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या आप
मेडिसिन्स का, केमिकल प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट या टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, तरह तरह के क्षेत्र हैं जो शनि से रिलेटेड हैं, मेटल से जुड़े हैं। तो ऐसे व्यापार करने वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा शनि का गोचर, चूँकि शनि भाग्य भाव के स्वामी भी हैं और भाग्य भाव में गोचर भी कर रहे हैं, तो आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। शनि संबंधित क्षेत्रों से व्यापार जो कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। अब आपको देखिए, पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य हैं, लग्न के स्वामी हैं बुध। आप अगर सूर्य के गुणों को आत्मसात करेंगे तभी आपको ये लाभ मिलेगा। ध्यान रखिए, सूर्य क्या है? सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य का गुण क्या है? सूर्य टाइम के पंक्चुअल हैं, 1 सेकंड भी देरी नहीं होती है, अपने तय समय पर ही सूर्य निकलते हैं। टाइम का पंक्चुअल होना पड़ेगा। सूर्य सबको समान रूप से ऊष्मा और प्रकाश देते हैं। यही दृष्टिकोण आपको सबके लिए अपनाना होगा। सूर्य कर्मयोगी हैं, निरंतर गतिहीन नहीं होते हैं, कभी भी निरंतर गतिमान रहते हैं, निरंतर अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहते हैं। तो आप अगर व्यापार करते हैं तो आपको सूर्य के गुणों को आत्मसात करना होगा। सूर्य और बुध के गुण, बुध का गुण क्या है? इंटेलिजेंस, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, तर्क शक्ति, वाक शक्ति। आप बोलने की क्षमता का प्रयोग करें, अपने तर्क क्षमता का यूज करें, लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए, इस चीज़ को आप अप्लाई करें, करके देखिए, आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ेगा इस गोचर काल में। प्रॉपर्टी और वाहन की बात करें, सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त जो बनेगा, योग जो बनेगा, जमीन खरीदने का, जमीन बेचने का। मंगल का गोचर 13 मार्च को लग्न में हो जाएगा और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, जहाँ से प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है और वाहन का विचार किया जाता है। तो 13 मार्च के बाद ज़मीन खरीदने का या बेचने का या प्लाटिंग करने का बहुत ही श्रेष्ठ योग बनेगा। इसके बाद 17 जनवरी को शनि भाग्य भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में। शनि की दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर, तो यहाँ से शनि संबंधित लाभ आपको प्राप्त होंगे 17 जनवरी के बाद। प्रबल योग तो बनेगा 13 मार्च के बाद, लेकिन 17 जनवरी के बाद भी आप ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वाहन भी खरीद सकते हैं और वाहन भी आप बेचना चाहे तो बेच सकते हैं। तो ये तो चर्चा हो गई हर बिंदु पर। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि वह कौन सा समय रहेगा जब आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। देखिए, सावधान आपको रहना होगा मंगल से। मंगल विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव अस्पताल का भी होता है। मंगल छठे भाव के स्वामी भी हैं। और छठा भाव क्या होता है? रोग, ऋण और शत्रु का। तो मंगल क्या है? मंगल क्रोध के कारक हैं, उग्रता के कारक हैं, जल्दबाजी के कारक हैं। तो कोई फैसला जल्दबाजी में ना लें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी को अत्यंत मृदु रखें और साथ ही साथ स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। 13 मार्च तक चूंकि मंगल अस्पताल के भाव में है, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। तो इसके लिए आप मंगल का उपाय करते रहें। अब आप अपनी कुंडली में ये देख लें कि सूर्य, गुरु, शुक्र, बुध, मंगल, राहु, केतु, किस भी ग्रह की जिसकी भी महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। देखिए, आप नेट से कुंडली डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ग्रहों का अंश बल भी मिल जाएगा, किस ग्रह की महादशा चल रही है वो भी मिल जाएगी, तो आप उसका उपाय कर लें। अब अंश बल की बात करें, अगर ग्रहों का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में है तो वो ग्रह आपके लिए पूरी तरह से लाभकारी होगा, पूरा फल देने में सक्षम होगा।
12 से कम है, 18 से ज़्यादा है तो फिर आपको दिक्कत होगी, अपना फल देने में पूरा फल प्राप्त उस नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए ग्रहों का उपाय कीजिए। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक
शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।